नमस्कार। संडे स्पेशल के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। आप सब लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि रविवार को जो हमारा ये एपिसोड आता है, इसमें मेरी कोशिश रहती है कि हम ऐसे मुद्दों को छुएं जो जनरली हम लोग सामान्य रूप से पूरे सप्ताह जो वीडियो बनाते हैं या रात का शो करते हैं उसमें हम नहीं छू पाते हैं। और कई बार मैं कोशिश करता हूं कि उन स्टेट्स की राजनीति के बारे में चर्चा की जाए जिनके बारे में कम चर्चा होती है। जैसे तेलंगाना के बारे में बहुत कम चर्चा होती है। मैंने अपने एक दूसरे चैनल पर उस पर भी एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। इन चीज़ों को बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं। और समय समय पर कुछ स्टेट्स में जहां पर चुनाव नज़दीक आ रहे हैं या राजनीतिक गतिविधियां चलती रही होती हैं, वहां पर मैं कोशिश करता हूं कि वहां के मुद्दे को लेकर वीडियो बनाया जाए। जैसे जब 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे विधानसभा के, तो उनके साथ उत्तराखंड और पंजाब के भी महत्वपूर्ण चुनाव होंगे। इन तीनों स्टेट्स के चुनाव एक साथ होते हैं, एक ही तारीख पर होते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है लेकिन रिजल्ट सबका एक दिन ही आता है। और पिछली बार उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जीत हासिल की, उत्तराखंड में भी भाजपा ने जीत हासिल की, लेकिन पंजाब में बीजेपी को कुछ नहीं मिला। बावजूद इसके कि वो शिरोमणि अकाली दल के साथ समझौते में लड़ती या ना लड़ती, क्योंकि आप जानते हैं कि कृषि कानूनों के मुद्दे पर दोनों के बीच में मतभेद हो गए थे और हम हरसिमरत कौर बादल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद से 2019 के बाद से ही आप समझ लीजिए कि कोविड का जो टाइम था, जब किसान आंदोलन चल रहा था तथाकथित, उसके बाद से ही दोनों के बीच में रिश्ते खत्म हो गए थे। तो 2022 का पहला चुनाव था जब दोनों ने अलग अलग मिलकर के ये चुनाव लड़ा था। उसमें दोनों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और लोग बार बार ये कोशिश करते हैं कि भाजपा को अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। भाजपा की जो लीडरशिप है उसमें भी दो तरह के मत हैं। एक का यह कहना है कि हमें शिरोमणि अकाली दल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इन लोगों का यह भी तर्क है कि शिरोमणि अकाली दल का सेकंड हैंड बने रहने से पंजाब में बीजेपी कभी उभर नहीं पाई। पंजाब में बीजेपी को वो सफलता नहीं मिली जो उसे अन्य स्टेट्स में मिली है। अब देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना से अलग हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कितनी जबरदस्त तरक्की की। आज की स्थिति में भाजपा महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी बन चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। और पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उसे प्रचंड जीत मिली, उसके बाद तो यह बात और भी पुष्ट हो गई। लेकिन पंजाब के बारे में जब भी कोई बात होती है तो एक बात बहुत विस्तार से कही जाती है, और एक बड़ी जनरल सी बात पंजाब के बारे में कही जाती है कि पंजाब जो है वो सिखों का स्टेट है और बीजेपी के पास वहां पर कोई सिख नेता नहीं है। अब देखिए, जैसे बीजेपी ने रवनीत बिट्टू को अपनी तरफ लिया, वो लोकसभा का चुनाव हार गए जहां से वो पहले जीतते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको राज्यसभा में लाया गया और राज्यसभा में लाने के बाद उनको केंद्र में मंत्री भी बनाया गया। तो बीजेपी समय समय पर कोशिश तो कर रही है कि किसी तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया जाए पंजाब में, लेकिन हकीकत बात यही है कि बीजेपी पंजाब में उसी स्थिति में जीत सकती है जब उसके साथ सिख वोटों का एक बड़ा चंक भी साथ में आ जाए, जो कि होता नहीं है। हिंदू वोट सब बीजेपी को मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिखों का वोट का बड़ा हिस्सा नहीं आता है। इस बारे में मैंने कुछ आंकड़े और बहुत सारी चीजें जुटाने की कोशिश की, उन्हीं के आधार पर आपसे मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव में सिख वोटों के अलावा अन्य सभी वर्गों के वोट तक भी पहुंच बनाना चाहती है, लेकिन जो सिखों का वोट बैंक है वो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और सिखों के वोट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो इनमें जाट सिख भी आते हैं, पिछड़े वर्ग के सिख भी आते हैं, शहरी सिख भी आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से पिछड़े वर्ग की अगर मैं बात करूं सिखों में तो इनमें सैनी, काम्बोज, राय, राजपूत, लुबाणे, ये सब लोग भी इसमें शामिल हैं। और इसी तरह अगर हम अनुसूचित जाति वर्ग की बात करते हैं, जो एससी वोट है सिखों में, उसकी अगर हम बात करते हैं तो रविदासिया सिख और मजहबी सिख भी शामिल हैं। इन सब पर बीजेपी अपना फोकस बनाए हुए है और इनका समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने सिखों में जो उच्च वर्ग है उसके लिए उन्होंने जट सिखों और शहरी सिखों को अपने साथ जोड़ने में बड़ी मेहनत की है। जैसे कि दिल्ली के जो सिख दंगे हुए थे, सिख विरोधी दंगे जो 1984 के हुए थे,
उसके दौरान सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए थे वो शहरों में रहने वाले सिख हुए थे। दिल्ली से छोड़कर लोगों ने दूसरे स्टेट्स में शिफ्ट किया था। अपने 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 स्टेट्स को, राज्यों को, शहरों को छोड़कर सिख दूसरी तरफ चले गए थे। और सिख नरसंहार के दौरान पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और सज्जन कुमार व जगदीश टाइटलर जैसे कांग्रेसी नेताओं को, दोषियों को सजा दिलाने के प्रयास से भी बीजेपी को प्लस पॉइंट्स मिले हैं। और यही वजह है कि दिल्ली में कम से कम सिख समाज के लोग अब बीजेपी के साथ जुड़ने लगे हैं। दिल्ली के 600 पीड़ितों और हरियाणा के 121 सिख पीड़ित परिवारों को नौकरी देने का फैसला जो बीजेपी की सरकारों ने किया, उसका बड़ा इंपैक्ट हुआ है। जाट सिख जो मार्शल कौम है एक तरह से पंजाब की, अगर उनके विश्वास जीतने की बात करें तो भाजपा ने पार्टी संगठन में जाट सिखों को लगभग 40% का प्रतिनिधित्व दिया है। पंजाब में भाजपा ने पिछड़े वर्गों पर भी विशेष ध्यान देना शुरू किया है, जिनकी आबादी 30 से 32% के आसपास है और इनमें सिखों की अच्छी खासी संख्या है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब की राजनीति में भी काफी एक्टिविटीज दिखाई हैं। वे अक्सर सिख धार्मिक समारोहों के दौरान गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने पहुंचते हैं। ज्यादातर समय उन्हें पगड़ीधारी सिख के रूप में ही देखा जाता है। और लोग ये भी कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री सैनी, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं सैनी, पंजाब में बड़ी आबादी वाले सैनी समुदाय को अपने पाले में करने में कामयाब हो जाते हैं तो भाजपा को अन्य पिछड़े वर्गों का समर्थन भी आसानी से मिल सकता है। अगर एससी, आप जानते हैं कि लगभग 40% के आसपास जो एससी वोट बैंक है वो पंजाब में है और कुछ लोग कहते हैं कि ये 30 से 40% है, कुछ लोग तो इसे ज्यादा भी बताने की कोशिश करते हैं। और इसमें भी अगर एससी की मैं बात करूं तो दो प्रकार के सिख ज्यादा हैं, रविदासिया और वाल्मीकि। वाल्मीकियों में सिख धर्म को मानने वाला एक वर्ग जिसे मजहबी सिख के नाम से जाना जाता है, उस पर भी भाजपा विशेष ध्यान दे रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मजहबी सिख नेता और पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल और पहली बार खडूर साहिब से एक मजहबी सिख मनजीत सिंह मन्ना को उम्मीदवार बनाया था, टिकट दिया था। इसके अलावा भाजपा ने मजहबी सिखों के लिए 50% आरक्षण का भी समर्थन किया है, जिसका हरियाणा विधानसभा में भाजपा को बड़ा लाभ हुआ था। अनुसूचित जाति के खेमे में रविदासिया समूह का भी बराबर का हिस्सा है और इसमें भी सिखों की अच्छी खासी संख्या है। रविदासिया सिखों से ताल्लुक रखने वाले जगमोहन सिंह राजू, सुखविंदर सिंह सुक्खी, इन सब लोगों को बीजेपी ने बड़े बड़े पद दिए हैं। इन सभी वर्गों को संसाधन उपलब्ध कराने के अलावा भाजपा करतारपुर साहिब कॉरिडोर, छोटे साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस, हेमकुंट साहिब में रोपवे की स्थापना करना, गुरुओं की शताब्दी मनाना, सुरक्षा बलों की उम्मीदवारी के लिए पंजाब में परीक्षा देने को की अनुमति देना, दरबार साहिब अमृतसर में लंगर पर जीएसटी हटाना, दरबार साहिब के फेरा पंजीकरण जैसे कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्य करके सिखों को विश्वास जीतने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। और देखिए, पिछला जो लोकसभा चुनाव था उसमें कई विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने लीड बनाने में सफलता हासिल की। तो बीजेपी की लगातार कोशिश यह है कि सिखों को जोड़ा जाए। यह लोकसभा चुनाव में भी किया और अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी इसको किया जा रहा है। जैसे कि दिल्ली की अगर मैं बात करूं, दिल्ली में मनजिंदर सिंह सिरसा जो अकालियों से जुड़े रहे हैं और बड़े प्रभावशाली नेता हैं और पंजाब में जिनका अच्छा खासा प्रभाव है, दिल्ली में भी अच्छा खासा प्रभाव है, उनको मंत्री बनाया गया है रेखा गुप्ता की सरकार में। तो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि सिखों को अपने आप से जोड़ा जाए। और देखिए, मैं तो इस बारे में एक बात और भी कहना चाहता हूं कि सिखों की जो असली पार्टी है, जो उनकी फर्स्ट चॉइस है, वो भाजपा ही होनी चाहिए। दिल्ली दंगों के बाद दिल्ली में जो सिखों पर अत्याचार हुआ, नरसंहार हुआ 1984 में, पूरे देश में कई जगह पर हुआ था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सिखों को खुद से जोड़ने की हमेशा कोशिश की है। और नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा कि जब गुजरात में भूकंप आया था और बड़ी भयंकर आपदा आई थी, उस समय मोदी वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कई गुरुद्वारों को पूरा नया बनवा दिया था नरेंद्र मोदी ने।
नरेंद्र मोदी ने लगातार, आप देखते होंगे कि सिखों को और सिखों के जो संत होते हैं, संत समाज के लोगों को कई बार अपने घर पर उन्होंने दावत पर बुलाया है। प्रधानमंत्री आवास के वो चित्र आप भूले नहीं होंगे भी कुछ साल पहले के, जब सिखों के बड़े बड़े गुरुओं को, बड़े बड़े संतों को इन्होंने बुलवाया था प्रधानमंत्री आवास पर, और उन्हें अपने हाथ से खाना सर्व करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए थे। तो मोदी लगातार कोशिश करते रहते हैं सिखों के करीब जाने की, लेकिन बात वही है कि देखिए, गुरु गोविंद साहब ने तो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही है, और दोनों के जो उद्देश्य हैं वो उस समय जो थे, आज हैं, वो लगभग एक ही हैं। ऐसे में सिखों की फर्स्ट चॉइस अगर पंजाब को छोड़ दिया जाए, बाकी स्टेट्स में बीजेपी बन चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पंजाब में मुझे लगता है कि कुछ बड़े सिख लीडर्स का अभाव जो है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सिखों का वोट यहां पर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब जैसे कैप्टन अमरिंदर आए बीजेपी में, तो उसका भी कुछ ना कुछ असर होगा ही निश्चित रूप से। और वो सुनील जाखड़ को भी लेकर आए थे, हालांकि सुनील जाखड़ जो है वो मोने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिख समाज में, पंजाबियों के बीच में भी सुनील जाखड़ की अच्छी खासी पहचान है। उनके पिता बलराम जाखड़ साहब बड़े नेता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि पंजाब में सिखों को जोड़ा जाए, लेकिन सिखों के बीच में बीजेपी की स्वीकार्यता बढ़ी है या नहीं, उसका जो इंडिकेशन है वो तो आने वाले समय में ही मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चीज की कोशिश में मुझे लगता है कि पूरी तरीके से जुटी हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पंजाब के नजदीक आएंगे, तो मुझे लग रहा है कि कुछ और बड़े बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ भी सकते हैं। आज के संडे स्पेशल में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।